हेलो एवरीवन। चलिए आज हम इसमें स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। तो जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था कि हम अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं जितने भी या जो थोड़े से ज़्यादा टेक्निकल टॉपिक्स हैं उनको हम करेंगे। तो जो पिछली वीडियो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप देख चुके होंगे, उसमें मैंने डिस्कस किया था इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में जो दो केस हमने डिस्कस करने रहते थे क्लास में, वो दोनों मैंने जो डिस्कस किए कि अगर आप प्रमोटर्स को शेयर दोगे तो जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए। उनकी सर्विस के बदले में आपने उनको पैसे ना देके आपने उनको शेयर्स दे दिए सिंपली, जो सारी मेहनत उन्होंने कंपनी को बनाने से पहले की थी। तो ये वाली अपनी जर्नल एंट्री कर ली थी। और अंडरराइटर्स जो सर्विस देते हैं तो उनको फ़ीस जो हमने देनी होती है, अगर उसको हम शेयर्स के रूप में देते हैं तो यानी कि उनको अपनी सर्विस के बदले जो पेमेंट मिली वो कैश में या बैंक में नहीं, वो हमने उनको जो है शेयर्स के थ्रू दे दी। तो उसको भी हम कहाँ कवर करते हैं, इसलिए इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो ये वीडियो आप एक बार देख लेना और उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और इसमें भी मैं कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें जो है डिस्कस करूँगा। और इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊँगा उसमें मैं डिस्कस करूँगा फॉर फीचर और री इशू डिटेल में एक साथ, ठीक है। और बाकी उसके बाद फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट कर लेंगे, तो उसमें भी री इशू और फॉर फीचर ओवर सब्सक्रिप्शन सभी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो आप ध्यान से ये वाला चैप्टर सबसे ज़्यादा फोकस के साथ करना। और 2-2.5 घंटे लगते हैं पूरा इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज़ करने में शुरू से अंत तक, तो इतना ही टाइम लगेगा आपको भी। तो आप कभी भी जब भी आपको टाइम मिले ये सारे वीडियोस आप फटाफट स्पीड पे देख के आप जो है क्वेश्चंस ट्राई करना, और उसके बाद आप जो है क्वेश्चंस वाली वीडियो देखना जिन जिन क्वेश्चन में आपको खुद से जो है ट्राई करने के बावजूद डाउट आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है जो चीज़ डिस्कस करेंगे थियोरेटिकल टॉपिक्स, मैं उसके एक बार नाम लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ईसॉप, या इसको ESPS भी कहते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्राइवेट प्लेसमेंट। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल प्राइवेट प्लेसमेंट जैसा ही एक टॉपिक है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। इसका काफ़ी हद तक सेम मतलब है इन दोनों का। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे राइट्स इशू, ओके, राइट्स इशू ऑफ शेयर्स। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बोनस इशू ऑफ शेयर्स। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लास्ट में क्या डिस्कस करेंगे, एक और चीज़ थी, हाँ, बायबैक ऑफ शेयर्स। तो ये सारे के सारे थियोरेटिकल टॉपिक हैं जो हम एक एक करके जो है डिस्कस करेंगे अब। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ईसॉप को, या मैं इसको कह रहा था कि इसको आप ESPS भी बोल सकते हो। तो पहले तो इनकी फुल फॉर्म आ सकती है। ईसॉप की फुल फॉर्म है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस प्लान, और ESPS की फुल फॉर्म है एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम। तो यहाँ पे काफ़ी हद तक दोनों का सेम मतलब है, और सिंपली इन दोनों के थ्रू आप क्या करते हो, आप जो भी कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, जो डायरेक्टर्स भी होते हैं वो भी अल्टीमेटली कंपनी के एम्प्लॉयज़ ही होते हैं। अच्छा, कुछ डायरेक्टर्स लेकिन होते हैं पार्ट टाइम डायरेक्टर्स, तो वो कंपनी के एम्प्लॉयज़ नहीं होते, वो कंपनी को टाइम टू टाइम सिंपली अपनी सर्विस देते हैं और उसकी फ़ीस चार्ज करते हैं। और जो डेली बेसिस पे कंपनी को रन करने में इन्वॉल्व होते हैं, ऐसे डायरेक्टर्स को हम बोलते हैं होल टाइम डायरेक्टर्स, जो कि क्या होते हैं, एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी। तो पहली बात तो ये जो स्कीम है ये एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी के लिए है। हाँ, सभी तरह के डायरेक्टर्स, कोई भी और एम्प्लॉय, सभी जो है स्कीम में कवर किए जा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हर तरह के डायरेक्टर, चाहे वो एम्प्लॉय हो या ना हो, या उसके अलावा मैं जैसे लिख देता हूँ सभी जो नॉर्मल एम्प्लॉयज़ होते हैं स्मॉल स्केल पे जो कंपनी में काम कर रहे हैं, और जो उसके अलावा जो भी डायरेक्टर्स हैं, लेकिन खासकर इसमें हम होल टाइम डायरेक्टर्स को कवर करते हैं जनरली। लेकिन खैर आप सिंपली अभी फ़िलहाल जान लो कि हाँ, डायरेक्टर्स को भी स्कीम में कवर किया जा सकता है, क्योंकि जनरली वो भी क्या होते हैं, एम्प्लॉयज़, ठीक है, ओके। यहाँ पे क्या होता है, मैंने आपको जो है समझाते वक्त भी एक बार बताया होगा कि मेन प्रॉब्लम जो है कंपनी के साथ होती है कि कंपनी के साथ जो टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो टैलेंटेड लोग होते हैं, जो कंपनी को ज्वाइन तो करते हैं लेकिन कुछ टाइम बाद जो है कंपनी छोड़ के चले जाते हैं, 1-1.25 साल बाद, जब उनको लगता है कि हाँ यार चल, इस कंपनी से जो सीखना था सीख लिया हमने, और अब जो है किसी और कंपनी में जाते हैं और उस कंपनी से हमें ज़्यादा सैलरी भी मिलेगी, क्योंकि अब तो हमें एक्सपीरियंस भी हो गया है, काम करना भी आ गया है। तो ये प्रॉब्लम होती है सबसे बड़ी, जिसको सॉल्व करने के लिए
जो है कंपनी ने ये स्कीम या ये प्लान जो है कहीं ना कहीं इसको ईजाद किया, और इसके थ्रू क्या होता है ओवरऑल कि कंपनी जो है मार्केट में जो रेट चल रहा है शेयर्स का उससे कम रेट पे वो ऑफ़र करती है अपने एम्प्लॉयज़ को कि हम आपको शेयर्स दे देते हैं, और शेयर्स लेने से हम आपको पहली बार डिस्काउंट तो दे ही रहे हैं मार्केट प्राइस पे, फेस वैल्यू पे नहीं। उन्हीं शेयर्स का आज के दिन अगर कोई भी लेना चाहता है तो मार्केट प्राइस पे करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी हाई होता है। तो मार्केट प्राइस पे पहली बात तो जो है डिस्काउंट दिया जाता है इस स्कीम या इस प्लान के तहत। ये आपको पता होना चाहिए कि डिस्काउंट जो है देती है कंपनी एम्प्लॉयज़ को या डायरेक्टर्स बोल लो, और ये डिस्काउंट मिलता है ऑन मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स, और मार्केट प्राइस जनरली काफ़ी हाई होता है। तो फेस वैल्यू की तो बात ही नहीं हो रही, मार्केट प्राइस जो चल रहा है उससे काफ़ी जो है कम पे कंपनी ही जो है अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर्स दे देगी कंपनी के, जिससे अगर वो चाह रहे थे कंपनी के शेयर्स खरीदना पर बहुत हाई प्राइस पे मिलते बाहर से स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, ये जो अलग अलग ऐप्स होती हैं स्टॉक्स वगैरह, ये आपको शेयर्स दिलवाती है, लेकिन मार्केट प्राइस पे करना पड़ता है। पर कंपनी डायरेक्टली अपने एम्प्लॉयज़ को कई बार जो है, क्योंकि वो अंदर के लोग हैं, उनको ये जो एक तरह से प्रिविलेज दे देती है कि ठीक है अगर आपको चाहिए तो हम आपको जो है इस प्लान के या स्कीम के तहत आपको जो है शेयर्स दे देंगे, और जो है आपको फिर उतने पैसे देने हैं जो डिस्काउंट के बाद बचे। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट वैल्यू पे डिस्काउंट मिल सकता है एम्प्लॉयज़ को अगर वो इस ऑफ़र का लाभ उठाते हैं तो। ठीक है, मैं धीरे धीरे करके बिल्डअप कर रहा हूँ। तो आपको ये तो बात समझ आ गई कि कंपनी ये हथकंडा क्यों अपनाती है, क्योंकि उसने कंपनीज जो एम्प्लॉयज़ हैं उसको थोड़ा सा अट्रैक्ट करना है कंपनी की तरफ कि वो कंपनी के साथ रहें। अच्छा, कंपनी के साथ कैसे रहेंगे, क्योंकि कंपनी शर्त रखती है कि सपोज़ आज हमने आपको ये ऑफ़र दिया, ठीक है, तो ये ऑफ़र जो है हमने दिया, इसको हम बोलते हैं जर्नली ग्रांट डेट। ये क्या है, ऑफ़र देने की डेट। यहाँ से कंपनी कहती है कि आपको लेकिन कुछ साल तक काम करना पड़ेगा, तभी आप एलिजिबल होगे इस ऑफ़र का लाभ उठाने के लिए। तो ये जो पीरियड होता है, जिस टाइम तक उस बंदे को काम करना ही करना पड़ेगा, अपनी सर्विसेज देनी पड़ेंगी कंपनी को, इसको हम बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड। वेस्टिंग पीरियड का मतलब है जब तक ये पीरियड नहीं बीतेगा तब तक वो बंदा जो है इस ऑफ़र का लाभ नहीं उठा सकता, वो एलिजिबल नहीं है, वो प्राइस पे करके शेयर्स नहीं ले सकता डिस्काउंटेड प्राइस पे करके, जब तक वो वेस्टिंग पीरियड ना निकाल ले कंपनी के साथ। और जनरली ये पीरियड ज़्यादा से ज़्यादा ही रखती है कंपनी, लेकिन हाँ इतना ज़्यादा भी नहीं रखती कि ऑफ़र बेकार सा लगे। तो इसलिए जनरली कंपनी 3 से 5 साल तक का ये पीरियड रखती है कि यानी कि कम से कम जो भी अल्टीमेटली लेना चाहता है शेयर्स मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट पे, तो वो कम से कम पहले 3 साल से 5 साल के करीब जो है समय बिताए कंपनी के साथ, और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं वो एलिजिबल हो जाएगा। यहाँ पे वो एलिजिबल हो गया, और अब उसके पास जो है थोड़ा सा और उसको टाइम देते हैं सोचने के लिए कि देखिए अब आप एलिजिबल हो गए हैं, अब अगर आप पैसे पे कर देते हैं इतने टाइम पीरियड में, इसको हम बोलते हैं एक्सरसाइज पीरियड। एक्सरसाइज पीरियड वो टाइम होता है जो जनरली 6 मंथ्स का दिया जाता है बंदे को, एम्प्लॉई को, कि अब आप एलिजिबल हो गए। अब 6 महीने में अगर आपने पैसे जमा करा दिए जो हम आपसे मांग रहे हैं तो आपको शेयर्स मिल जाएंगे, और अगर आपने नहीं जमा कराए तो ऑब्वियसली फिर हम क्या मानेंगे कि आप शेयर्स नहीं लेना चाहते, और आपको यानी कि शायद डिस्काउंटेड वाला प्राइस भी ज़्यादा ही लग रहा होगा, या आप कंपनी के शेयर्स नहीं लेना चाहते, तो कोई भी रीज़न हो सकती है। लेकिन मतलब 6 महीने आपको सोचने के लिए दिए हैं कि एलिजिबल तो हो लेकिन लेना चाहते हो कि नहीं, और अगर वो नहीं लेना चाहते हो तो कोई बात नहीं, और लेना चाहते हैं तो फिर वो पैसे पे कर दें जितने कंपनी जो है डिस्काउंट काटने के बाद मांग रही है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है होता है। अच्छा, जिस दिन एक्चुअली जो है वो ले लेता है उसको हम बोल देते हैं एक्सरसाइज डेट। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, आपसे पूछा किया जा सकता है वैल्यू ऑफ ऑप्शन। वैल्यू ऑफ ऑप्शन में सिंपली आपको क्या करते हैं, मार्केट प्राइस में से इशू प्राइस, यानी कि जो कीमत चार्ज कर रही है कंपनी वो है इशू प्राइस, और उसका आज के दिन लेकिन मार्केट में रेट क्या चल रहा है वो है मार्केट प्राइस। तो ये हो जाएगा एक तरह से डिस्काउंट जो दिया जा रहा है, इसको हम वैल्यू ऑफ ऑप्शन भी कहते हैं। तो सपोज़ मार्केट में उस शेयर का प्राइस चल रहा है 40 रुपये, लेकिन कंपनी कह रही है कि हम आपको 30 रुपये में दे देंगे, तो 10 रुपये डिस्काउंट दे रही है कंपनी, तो इसको हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ ऑप्शन। मतलब एक तरह से कितनी वैल्यू मिल रही है, कितना फ़ायदा मिल रहा है उस एम्प्लॉय को जो कि इस ऑप्शन का लाभ उठाना चाहता है, इस प्लान या स्कीम का पार्ट बनेगा, तो उसको 10 रुपये का फ़ायदा मिल रहा है पर शेयर। तो 10 रुपये पर शेयर का फ़ायदा मिल रहा है किस बंदे को, उस बंदे को
जो कि लेगा शेयर्स और मार्केट प्राइस से लेने के बजाय कंपनी से ले रहा है इस प्लान के तहत, तो इसलिए उसको 10 रुपये सस्ता पड़ रहा है। तो उसको कितनी वैल्यू मिल रही है पर शेयर? 10 रुपये, ठीक है। और इस वैल्यू ऑफ ऑप्शन को एक तरह से कंपनी बियर कर रही है खुद से। वो चाहती तो ये कहीं ना कहीं मांग सकती थी, लेकिन वो खुद से छोड़ रही है ना। तो वैल्यू ऑफ ऑप्शन को कंपनी अपने यहाँ पे जो है एक एक्सपेंस या लॉस की तरह ट्रीट करती है, और इसलिए इसको जो है वो क्या करती है, एक्सपेंस या लॉस जब करंट पीरियड के मेरे बढ़ते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट। तो एक्सपेंस या लॉस अकाउंट मानती है इसको, और जो है इसको वो डेबिट करती है जब जिस भी साल में ये एक्सपेंस उसने जो है बियर किया, जिस साल में यानी कि जो है उस बंदे ने पैसे दे के शेयर्स ले लिए, तो उस साल में ये एक्सपेंस जो है रिकॉर्ड करती है कंपनी, जितने अमाउंट का डिस्काउंट उसने दिया, ठीक है। तो ये सारी बात मैंने आपको बता दी, और फाइनली जो है शेयर्स मिल जाते हैं उस बंदे को जो एक्सरसाइज पीरियड के दौरान जो है पेमेंट कर देता है और जो है वो ले लेता है। अच्छा, ये जो 30 रुपये है इसको इशू प्राइस भी बोलते हैं, या इसको आप एक्सरसाइज प्राइस भी बोल सकते हो। यानी कि कितना पैसा अगर देगा तो जाके वो एक्सरसाइज कर सकता है, अपना राइट ये। तो कितना पैसा उसने देना है, इसको हम बोलते हैं एक्सरसाइज प्राइस, अगर वो ऑप्शन या इस प्लान का हिस्सा बनना चाह रहा है तो इशू प्राइस को एक्सरसाइज प्राइस भी बोल सकते हैं। यानी कि वो पैसा जो कंपनी मांग रही है डिस्काउंट काटने के बाद, उसको हम बोलते हैं एक्सरसाइज प्राइस या इशू प्राइस। तो इसी के साथ हमारा जो ईसॉप या ईएसपीएस है वो कंप्लीट होता है। मैं आपको इन दोनों का फ़र्क बता देता हूँ। बेसिकली ईसॉप क्या होता है कि सिंपली कभी भी आप ये स्कीम ला सकते हो, ज़रूरी नहीं कि पब्लिक इशू के दौरान, लेकिन पब्लिक इशू के दौरान अगर आप ये स्कीम लाते हो और उसमें थोड़ी सी प्रिविलेज देते हो कि बाकियों से सस्ते पे देंगे और प्रेफरेंस भी देंगे हम अपने एम्प्लॉयज़ को, तो उसको हम बोलते हैं एम्प्लॉई स्टॉक परचेज स्कीम। तो आपकी बुक में भी लिखा होगा ओरिएंट में कि कई बार उसमें तो ईसॉप लिखा ही नहीं है। तो ईसॉप तो कभी भी लाया जा सकता है, चाहे पब्लिक इशू लाए ना लाए, लेकिन हाँ ईएसपीएस तब बोलते हैं जब जनरली हम पब्लिक इशू चल रहा है और उस दौरान हम अपने एम्प्लॉयज़ को एक एक्स्ट्रा बेनिफिट देना चाह रहे हैं कि हम उनको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे जो कि इस स्कीम के तहत जो है शेयर्स लेगा, तो ईएसपीएस तब बोल देते हैं। तो ये हो गया हमारा ईसॉप या ईएसपीएस। तो बेसिकली अच्छा ईएसपीएस होगा तो उसमें जो है वेस्टिंग पीरियड वगैरह ये सब फिर नहीं होगा। सिंपली जो है हम उनको डिस्काउंट दे देंगे और उनसे उतने पैसे ले लेंगे जो डिस्काउंट काटने के बाद बचे, ठीक है। तो कुल मिला के हमने पैसे ले लिए उससे और उसको पब्लिक इशू के दौरान बाकियों को शेयर्स दे रहे हैं, उसको भी शेयर्स दे दिए। तो ईएसपीएस में जनरली आपको फिर वेस्टिंग पीरियड, एक्सरसाइज पीरियड वगैरह नहीं दिखेगा, वो नॉर्मली दिखेगा जब आपको ईसॉप की बात आएगी, क्योंकि ये प्लान फिर जो है कभी भी लाया गया है और इसका सिंपली जो है पर्पज़ ये है ईसॉप लाने का कि वो एम्प्लॉयज़ को रिटेन करना चाहते हैं कुछ साल तक, तो वो वेस्टिंग पीरियड रखते ही उतना है जितना पीरियड जो है वो चाहते हैं एम्प्लॉय रुके ही रुके। अच्छा, एक फ़ायदा और होता है कि एम्प्लॉयज़ फिर केवल एम्प्लॉयज़ नहीं रह गए हैं, अगर एम्प्लॉय शेयर्स भी ले रहा है तो एक तरह से उतने अमाउंट जितने शेयर्स उसने लिए उतने उसको वोटिंग राइट भी मिलते हैं। और मीटिंग जो भी होती है कंपनी की उसमें सारे जब ओनर्स आते हैं तो वो, क्योंकि एम्प्लॉयज़ भी अब जो है शेयर होल्डर्स हैं, तो वो भी जो है एज एन ओनर जो है पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में, मीटिंग्स में। तो ये और बड़ा फ़ायदा मिलता है, एक साइकोलॉजिकल एज मिलता है एक बंदे को कि हाँ यार, मैं ये नहीं कि बस मैं मज़दूर हूँ और मैं काम कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं जितने शेयर्स मैं होल्ड करूँगा उतने वोटिंग राइट्स में मेरे को मिलेंगे, उतना मेरे को कंट्रोल मिलेगा कंपनी में। तो ये भी उसको एक तरह से जो है अट्रैक्ट करता है स्कीम के प्रति या इस प्लान के प्रति, ठीक है। तो ये हमने जो है कंप्लीट किया। तो हमने क्या कंप्लीट कर लिया, ईसॉप या ईएसपीएस। जनरली आपको वेस्टिंग पीरियड, एक्सरसाइज पीरियड वगैरह से क्वेश्चन आए तो आप समझ जाना कि वो ईसॉप के रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं। और ईएसपीएस अगर आ गया तो एक तरह से ये पब्लिक इशू के दौरान आप जब एक प्रेफरेंस देते हो, एक एक्स्ट्रा बेनिफिट देते हो अपने एम्प्लॉयज़ को डिस्काउंट देके, तो उसको फिर हम ईएसपीएस बोल देते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, ठीक है। तो मैंने अपनी तरफ से ये काफ़ी अच्छे से जो है समझाने की कोशिश की है डिटेल में। आई होप कि आपको समझ आ गया हो। अब हम बात करते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट की। देखिए, प्राइवेट प्लेसमेंट का सिंपली मतलब है जब आप सिंपली प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी दोनों ही कर सकते हैं, अगर वो अपने जो है कोई जान पहचान यानी कि कोई रिलेटिव या फ्रेंड्स को सिंपली उनको शेयर्स देती है और उनसे पैसे लेती है, तो क्योंकि वो एक लार्ज स्केल पे नहीं कर रही है, एक स्मॉल स्केल पे कर रही है, एक प्राइवेट अफेयर है कि हाँ जिन लोगों को हम जानते हैं उनको हम कंपनी के साथ जोड़ रहे हैं, उनको शेयर्स दे रहे हैं, वो शेयर होल्डर बन जाएंगे, तो इसको हम बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। और जनरली इसको हम प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट भी बोलते हैं, अगर एक अच्छा खासा
यानी कि एक स्ट्रेटेजिक स्टेक अगर जो है सामने वाला बंदा ले रहा है, यानी कि बहुत अच्छा खासा एक लार्ज अमाउंट ऑफ शेयर्स अगर वो लेता है, तो उसको हम बोलते हैं जनरली प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में भी ध्यान रखना कि आप सिंपली लार्ज स्केल पे नहीं, आप सिंपली जिन लोगों को जानते हो काफ़ी हद तक अपने हिसाब से प्राइस सेट करके उसको जो है एग्रीमेंट करके जो है उसको शेयर्स दे रहे हो। तो लार्ज स्केल पे या पब्लिक लेवल पे नहीं कर रहे हो। दोनों ही केस में आप क्या करते हो, कॉमन क्या है कि आप जिन लोगों को जानते हो जनरली अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या जो भी आपके साथ काम करना चाहते हैं, आपके जो एक तरह से अकाउंट्स रीड करके वो आपके पास खुद आए हैं और आपसे शेयर्स मांग रहे हैं, और अगर आप उनको शेयर्स दे रहे हो तो अपने हिसाब से आप प्राइस सेट करके, अगर वो भी तैयार हैं तो वो पैसे पे कर देते हैं और आप उनको शेयर्स दे देते हो। तो इन दोनों को ही हम जो है दोनों को ही प्राइवेट प्लेसमेंट या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हम बोलते हैं। हाँ, ये है कि प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट वर्ड जनरली तब यूज़ किया जाता है जब बड़े क्वांटिटी के शेयर्स जो है दिए जाते हैं। तो जनरली जब वेंचर कैपिटलिस्ट, एंजल इन्वेस्टर्स, ये सारे वो लोग होते हैं जो ढूंढ रहे होते हैं अच्छे बिजनेस जिसमें वो इन्वेस्ट करना चाहेंगे, और फिर वो अच्छे खासे नंबर ऑफ शेयर्स जो है हज़ारों की तादाद में जो है ले लेते हैं और लाखों करोड़ों रुपए जो है दे देते हैं उस कंपनी को। तो इसको हम बोलते हैं प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। यानी कि एक तरह से प्राइवेट प्लेसमेंट और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट सेम है, बट लार्ज स्केल पे जब आप पैसे शेयर्स देते हो और पैसे लेते हो उन लोगों के साथ जो फ्रेंड्स, रिलेटिव्स हैं या खुद जिन्होंने आपको अप्रोच किया है, तो उसको हम बोलते हैं लार्ज स्केल के केस में प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। और इसमें जो बड़े बड़े लोग होते हैं जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, उनको हम बोलते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट, एंजल इन्वेस्टर, जो सिंपली जो है ढूंढ रहे होते हैं ऐसे बिजनेस जो उनको लगता है कि फ्यूचर में ग्रो कर सकते हैं, तो इसलिए वो अभी उनमें जो है शेयर्स खरीद के रख लेते हैं। तो आई थिंक आपको जो है समझ आ गया होगा सिंपली जो इन दोनों में फ़र्क क्या है। कॉमन क्या है कि पहली बात तो हम पब्लिक लेवल पे, लार्ज स्केल पे पैसा चाहे रेस करें ना करें, लेकिन हम पब्लिक से नहीं मांग रहे, यानी कि हम पूरे इंडिया से पैसा मांग रहे हैं। सिंपली 2-4 लोग हमसे कांटेक्ट किया या उनको हम जानते ही थे, उनको हम शेयर्स दे रहे हैं, उनसे हम पैसा ले रहे हैं, प्राइस हमने खुद डिसाइड किया था। तो ये दोनों ये बात जो है दोनों में कवर होती है। हाँ, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में नंबर ऑफ शेयर्स जनरली काफ़ी ज़्यादा होते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट में 10, 15, 20 शेयर भी हो सकते हैं। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट जनरली बड़े स्केल पे जब प्राइवेट प्लेसमेंट होती है तो उसको कहा जाता है, लेकिन बड़े स्केल पे होने के बावजूद भी हम 2-4 लोगों के साथ ही डील करते हैं, ना कि जनरल पब्लिक के साथ। ओके, तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। एक बार आप रीड करोगे अरिहंत की लाइनें इन दोनों के रिगार्डिंग तो आपको समझ आ जाएगा। हाँ, इन दोनों के साथ ही आपको ध्यान रखना है कि कई सारी कंडीशंस दे रखी हैं कंपनीज एक्ट 2013 प्लस सेबी ने कई सारी रेगुलेशंस बना रखी हैं। तो सेबी आपको पता ही है कि रेगुलेटर है मार्केट का, और कंपनीज कभी भी शेयर्स देती है चाहे लार्ज स्केल पे या स्मॉल स्केल पे, तो कंपनीज एक्ट और सेबी जो रेगुलेटर है वो दोनों ही जो है अपने अपने जो रूल्स रेगुलेशंस बताते हैं, तो उनको जो है हमें फॉलो करना पड़ता है। तो ये आपको जो है दोनों में पढ़ने को मिलेगा। तो आप सेबी और कंपनीज एक्ट 2013 तो हर जगह घुसा देना अगर कहीं पे भी अगर आपको लगे डाउट हो, क्योंकि ये दोनों एक तरह से रेगुलेट करते हैं, गवर्न करते हैं कंपनीज़ को और कंट्रोल करते हैं कि कंपनी जो है किसी के साथ मतलब जो एक तरह से धोखाधड़ी ना करे। तो इसलिए अपनी कंडीशंस इन्होंने बिछा रखी हैं जो सेटिस्फाई करनी पड़ेगी कंपनी को, तभी जाके जो है वो सक्सेसफुली अपना जो है शेयर्स अलॉट कर सकती हैं। तो पहले कंपनी ने चेक कर दिए कि प्राइवेट प्लेसमेंट और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट से रिलेटेड कंडीशंस क्या दे रखी हैं सेबी ने अपनी और कंपनीज एक्ट 2013 ने अपनी। तो ये आपको जो है काफ़ी जगह देखने को मिलेगा इस पूरी बुक में, क्योंकि सारी कंपनीज़ को रेगुलेट कौन करता है, एक तो ये कानून और साथ में जो मार्केट का रेगुलेटर है सेबी, वो जो बेसिकली जब भी कंपनीज देगी शेयर्स और बदले में पैसा लेगी नॉर्मल लोगों से या अमीर लोगों से, कैसे भी, तो ये अपनी कुछ एक्स्ट्रा रेगुलेशंस भी बताता है। ठीक है, जनरली सेबी वैसे पिक्चर में तब आता है जब थोड़ा सा ज़्यादा बड़े लेवल पे जो है काम चल रहा हो, यानी कि बड़े स्केल पे जब जो है पैसा मांग रही है कंपनी किसी से और उसको ज़्यादा शेयर्स दे रही है, तो जनरली सेबी का नाम आप तब सुनोगे। छोटे लेवल पे काम चल रहा है तो केवल कंपनीज एक्ट का नाम सुनोगे। नाउ अब हम बात करते हैं राइट्स इशू की। तो ये ध्यान से समझना, जब कंपनी अपने ऑल एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो है ऑफ़र करती है, सभी जो उसके ऑलरेडी अभी इक्विटी शेयर जिन्होंने होल्ड कर रखे हैं, क्योंकि देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को तो एक तरह से वो शॉर्ट टर्म के लिए बनते हैं ओनर्स, तो उनको इस तरह का राइट नहीं मिलता। राइट्स इशू एक प्रिविलेज है जो कि कंपनी देती है अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए। और जब वो अपने सभी इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो ऑलरेडी उसके शेयर होल्डर्स हैं
उनको ये कहती है कि अगर आप चाहो तो हमें जो है थोड़ा सा हम आपको डिस्काउंट दे देंगे मार्केट वैल्यू पे, और हम आपको जो है शेयर्स देंगे। तो जब भी मतलब जो है कंपनी को पैसा भी रेस करना है तो वो पहले कोशिश करती है अपने जो ऑलरेडी शेयर होल्डर्स हैं उनको अप्रोच करती है और उनको ऑफ़र देती है कि देखिए हमें पैसे की ज़रूरत है, तो हम पहले जनरल पब्लिक से नहीं, अननोन लोगों से नहीं, आप ऑलरेडी हमारे जो है शेयर होल्डर्स हो, इक्विटी शेयर होल्डर्स हो, तो पहला राइट हम आपको दे रहे हैं। तो पहले हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप लेना चाहते हो कंपनी के शेयर्स तो ले सकते हो, हम आपको डिस्काउंट भी देंगे मार्केट प्राइस पे। तो ये जो ऑफ़र दिया जाता है अपने सारे एग्जिस्टिंग जो ऑलरेडी यानी कि जो है शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के, उनको जब ऑफ़र करती है कंपनी कि हम आपको जो है और शेयर्स दे देंगे और जो है डिस्काउंट पे देंगे, यानी कि पैसा चार्ज करेंगे लेकिन हाँ मार्केट वैल्यू जो है उन शेयर्स की उस पर तो डिस्काउंट देंगे। तो इस तरह का ऑफ़र जब दिया जाता है इस पूरे इवेंट को बोलते हैं हम राइट्स इशू। तो यहाँ पे जो है एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम राइट देते हैं कि जो है वो और शेयर्स ले सकते हैं कंपनी के, और इस दौरान उनको जो है कंपनी डिस्काउंट भी देगी मार्केट वैल्यू पे। तो इससे कंपनी का भी फ़ायदा हो जाता है कि कंपनी को पैसे की ज़रूरत है तो कंपनी पैसा रेज कर लेती है, और कहीं ना कहीं जो लोग हैं जो यानी कि ऑलरेडी जो शेयर होल्डर्स हैं वो और शेयर्स लेना चाहे तो ले सकते हैं और उनको डिस्काउंट भी मिल जाता है मार्केट वैल्यू पे। तो ये राइट्स इशू के बारे में मैंने आपको बता दिया, थ्योरेटिकल टॉपिक है। बोनस इशू, जब कंपनी के पास पैसा मतलब अंधा पैसा रखा हुआ है और रिजर्व्स बने हुए हैं इतने सारे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स बहुत सारे हैं, तो कंपनी कभी कभार बहुत बड़ा एक तरह से जो है जैकपॉट देती है जिसमें वो अपने जितने भी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स जो हैं उनको फ्री में शेयर्स दे देती है, शेयर्स बांटती है फ्री में। और किस हिसाब से, तो वो एक रेशो बना लेती है कि जिसके पास 2 शेयर्स ऑलरेडी हैं उनको हम 1 शेयर देंगे। तो इस तरह का एक रेशो बना के वो जो है फ्री में शेयर्स देती है उन लोगों को जो ऑलरेडी उसके जो है इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं। और जब ये करती है ऐसा तब है जब कहीं ना कहीं कंपनी के पास पैसा बहुत है, रिजर्व्स बहुत क्रिएटेड हैं, तो किसी तरह से वो रिवॉर्ड करती है अपने इंटरनल जो लोग हैं जिन्होंने उस कंपनी में विश्वास किया और पैसा लगा रखा है, शेयर्स परचेज कर रखे हैं, तो उनको रिवॉर्ड करती है फ्री में शेयर्स देके। और एक रेशो वो डिसाइड करती है क्योंकि कोई तो लाइन मतलब जो है ड्रॉ करनी पड़ेगी ना कि किसको कितने शेयर्स देने हैं, तो वो इस हिसाब से करते हैं कि ठीक है अगर आपके पास 2 हैं या 3 हैं या 4 हैं तो हम आपको 1 दे देंगे। तो इस तरह से रेशो एक डिसाइड कर लेती है और जो उसके हिसाब से फिर वो फ्री में शेयर्स दे देती है। तो यहाँ पे कंपनी के पास पैसा कुछ नहीं आता, सिंपली वो अपनी शेयर कैपिटल बढ़ा देती है और अपने रिजर्व्स को कम कर देती है, तो उसको डेबिट कर देती है। तो बोनस इशू का मतलब मैंने आपको बता दिया। सारे थियोरेटिकल टॉपिक्स हैं, समझने में हमें 2-4 मिनट लग रहे हैं, लेकिन लास्ट में आपको रिवाइज़ करने के लिए कुछ भी खास ज़्यादा समय नहीं लगाना पड़ेगा। आप फटाफट जो है सिंपली अपने अरिहंत के 1-2 लाइनें जो उन्होंने लिख रखी हैं वो पढ़ोगे, आपको सब याद आ जाएगा। नहीं तो वीडियो तो है ही रिकॉर्डेड जो आप दोबारा से स्पीड में सुन सकते हो। नाउ अब हम बात करते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स की। लास्ट टॉपिक है आज का। ये सारे थियोरेटिकल टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और बिल्कुल इजी टॉपिक्स हैं। बस ये कि मैं एक्सप्लेन ज़्यादा कर रहा हूँ तो टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जो है ये वीडियो आपके काफ़ी काम आएगी अगर इससे 2-3 क्वेश्चंस अगर आ जाते हैं तो। बायबैक ऑफ शेयर्स का मतलब सिंपली है कि कंपनी जो है वापस ले लेती है आपके शेयर्स और आपको पैसा दे देती है। तो अगर आप मार्केट में यानी कि स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, जो आप स्टॉक्स वगैरह ऐप है इसके थ्रू अपने शेयर्स बेचते हो तो कंपनी आपको पैसा नहीं देती, वो बंदा पैसा देता है आपको जो आपसे शेयर्स खरीद रहा है। लेकिन कभी कभी क्या करती है, कंपनी के पास बहुत पैसा रखा होता है तो कंपनी क्या करती है कि ऐसा करते हैं, नहीं कई बार ये होता है कंपनी के पास पैसा भी बहुत होता है और कंपनी को लगता है कि यार बहुत शेयर्स हमने इशू कर रखे हैं बिना मतलब सभी लोगों को डिविडेंड भी देना पड़ता है, तो ऐसा करते हैं कुछ लोगों से शेयर्स वापस ले लेते हैं। तो इससे ये हो जाएगा कि हमारा जो एक्स्ट्रा पैसा है वो भी यूज़ हो जाएगा और कहीं ना कहीं नंबर ऑफ़ शेयर्स भी कम हो जाएंगे, जिसके थ्रू हमें आने वाले सालों में जो प्रॉफिट्स हैं उसका काफ़ी हद तक जो है पैसा बच जाएगा, डिविडेंड के रूप में नहीं देना पड़ेगा। वरना अभी इतने शेयर्स इशू कर रखे हैं हमने, इतने लोग जुड़े हुए हैं कंपनी के साथ कि कुछ ज़्यादा ही जो है लोगों को जो है हमें एक तरह से खुश करना पड़ता है। तो वो थोड़े लोगों को से जो है उनके शेयर्स वापस ले लेती है और कंपनी खुद ही उनका पैसा जो है वापस कर देती है उनको। तो कंपनी यहाँ पे जो है प्रॉपर निकालती है, एडवर्टाइज़ करती है अखबारों में कि और अपनी वेबसाइट के थ्रू भी कि जो है हम बायबैक करना चाहते हैं। जो भी लोग अपने शेयर्स बेचना चाहते हैं तो ये चांस है कि वो कंपनी को अपने शेयर्स दे दें और जो है कंपनी उनको पैसा वापस कर देगी।
और रेट खुद डिसाइड करती है कंपनी कि वो कितना पैसा देगी पर शेयर। अगर उस रेट से जो है कंपनी लोग खुश हैं जिनके पास शेयर्स हैं, तो वो अपने शेयर्स जो है बेच सकते हैं कंपनी को। तो जब कंपनी अपने इशू किए हुए शेयर्स को वापस ले लेती है और उनको कैंसिल कर देती है और पैसा वापस कर देती है उन लोगों का जिन्होंने शेयर्स ले रखे थे, अब उन्होंने शेयर्स वापस कर दिया है, तो कंपनी जो है उनका पैसा वापस कर देती है। तो इसको हम बोलते हैं कंपनी क्या कर रही है, कंपनी बायबैक ऑफ शेयर्स कर रही है। और कंपनी बायबैक करके इनके शेयर्स को सिंपली कैंसिल कर देती है, इनकी एग्जिस्टेंस को ख़त्म कर देती है। री इशू नहीं करती, री इशू तो वो तब करती है जब फॉरफीट करती है, क्योंकि तब कंपनी इशू करना चाहती थी लेकिन बंदे ने पैसे नहीं दिए, तो इसलिए कंपनी ने उस शेयर को फिर री इशू करके पैसे किसी और से ले लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब बहुत सारे ऑलरेडी शेयर इशू हो चुके हैं, कंपनी को लगता है कि गलती कर दी, कुछ ज़्यादा ही शेयर इशू कर रखे हैं हमने, तो वो कुछ शेयर वापस लेके उनको कैंसिल कर देती है और पैसा वापस कर देती है उन लोगों को जिनसे उसने जो है शेयर अभी लिए हैं। तो ये जो है हमारा बायबैक ऑफ शेयर्स का टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। और इसी के साथ जो हमारे आज जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे, थियोरेटिकल टॉपिक्स थे, ये हमने जो है डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे फॉरफीचर और री इशू के कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे और उससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज जो है हम करेंगे। तो रिवाइज करेंगे और माही तो पहली बार करेंगे, तो इसलिए वो पहली बार समझेंगी जर्नल एंट्रीज जो हैं फॉरफीचर और री इशू की, मतलब तो मैंने बता दिया था। तो अगली क्लास में, अगली वीडियो में एक तरह से हमारी लास्ट एक वीडियो होगी कंसेप्चुअल, जिसमें हम फॉरफीचर और री इशू करके कंप्लीट कर देंगे इस चैप्टर को कंसेप्चुअली, और फिर 5-10 करके जो है क्वेश्चंस करेंगे इसके, और इसके क्वेश्चंस को भी अरेंज के सारे हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके, ज़रूर मुझे एक बार बताना ग्रुप में या यहाँ पे कमेंट सेक्शन में या लाइक करके कि जो है कैसी लगी वीडियो आपको। और बाकी ये वीडियो आपके काफ़ी काम आएगी अगर लास्ट मोमेंट पे अगर आपको रिवाइज़ कर दें कंसेप्ट, अगर आप भूल रहे हैं कि इनका मीनिंग क्या है, ठीक है, तो तभी मैंने रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं लाइव क्लास लेके, वापस से फिर आप भूल जाते हैं, मुझे बार बार बताना पड़ता है, इसलिए अच्छा है कि इसको हमने रिकॉर्ड ही कर लिया हमेशा के लिए। तो ये इवन आगे भी काम आएगा, टर्म 2 में भी काम आएगा, क्योंकि टर्म 2 में भी डिबेंचर्स आ जाएंगे शेयर्स की जगह, लेकिन बाकी सारे कंसेप्ट सेम होते हैं जो हमने सारी थ्योरी यहाँ पे पढ़ी। तो यहाँ पे इसी के साथ हम ये वाली वीडियो समाप्त करते हैं और अगली वीडियो में हम मिलेंगे फॉरफीचर और री इशू के साथ, ठीक है। थैंक यू, बाय।